ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए क्लास 12th मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ बताया जाएगा। ठीक है। इस मॉडल सेट में टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 40, और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है इसमें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर एक संबंध r x + 2y = 8 द्वारा परिभाषित है, तो r का प्रांत क्या होगा? यानी कि किस चीज़ का सेट दे रखा है? नेचुरल नंबर का सेट है, और एक समीकरण दिया है। समीकरण क्या है? x + 2y बराबर कितना? 8। और जहाँ आपका x भी और y दोनों कैसा नंबर होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। क्या पूछा है? इसका प्रांत। प्रांत मतलब किसका वैल्यू? x का कि y का? x का। तो x का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 - 2y। अब x का वैल्यू निकालेंगे कैसे? y का वैल्यू पुट करके। तो जब आप y का वैल्यू रखिएगा, नेचुरल नंबर रखना है ना, y का वैल्यू कितना रखिएगा? 1। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ 1 रखिए तो 2 × 1 2, और 8 में 2 गया 6। फिर जब आप y का वैल्यू कितना रखिएगा? 2। तो आपको बताइए कि x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 8 में 4 गया 4। फिर जब आप y का वैल्यू कितना रखिएगा? 3। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3 यहाँ रखिए तो 3 दूनी 6, और 8 में 6 घटा दिए तो 2। फिर जब आप y का वैल्यू 4 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 4 रखिएगा तो 4 दूनी 8, और 8 में 8 घटाने से 0। क्या 0 नेचुरल नंबर में आया? नहीं आया। फिर जब आप y का वैल्यू 5 रखिएगा, y का वैल्यू 5 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5 रखिएगा तो 8 - 10 हो जाएगा, जिसका आंसर कितना होगा? -2। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। यानी अब जितना भी आप रखिएगा 5 के आगे 6 7 8 9, तो सारा नंबर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इस रिलेशन का r का जो प्रांत है क्या होगा? प्रांत मतलब डोमेन। प्रांत मतलब डोमेन। x का वो वैल्यू जो नेचुरल में आया, क्या क्या आया? 6 4 और 2। 0 नहीं लेना है, -2 भी नहीं लेना है। तो आंसर क्या लिखेंगे? 6 4 2 या 2 4 6। देखिए ये ऑप्शन किस में है? ए नंबर में ये ऑप्शन है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि माना कि एल किसी समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है। एल क्या चीज़ है? समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है, तथा आर एल पर परिभाषित एक संबंध इस प्रकार है कि r = L1, L2 सच डैट L1 L2 पर लंब है। तो R है। R क्या है? पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, दूसरा है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, और ऑप्शन सी क्या है? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, और लास्ट में नन ऑफ दीज। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पर आधारित है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? पहले हम लोग समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, और ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है किसी भी सेट में। सपोज एक सेट है, उसका एक एलिमेंट है ए, ठीक है, और अगर रिलेशन में a, बिलोंग करता है, इफ a, बिलोंग टू r, तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव होगा। नहीं, ये हुआ रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक कब होता है? सपोज ए और बी दोनों सेट ए का एलिमेंट है, ठीक है, और रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग करता है और इसका अपोजिट मतलब बी ए भी बिलोंग करता है, तो रिलेशन को क्या माना जाता है? सिमेट्रिक माना जाता है। पढ़े ये सब चीज़। उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि सेट ए में 3 एलिमेंट्स लेते हैं, ए बी और सी। अगर ये तीनों किसका एलिमेंट है? सेट का। और अगर ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, बी सी भी बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है, और यहाँ देखिए इसका पहला क्या है? ऑर्डर पेयर का पहला अवयव ए, और यहाँ सी। तो बी को छोड़ दीजिए, ए और सीधा सी, यानी ए और सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तब क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ये हुआ क्या? हम लोग रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का जो डिफिनेशन पढ़े हैं क्लास में, वो हुआ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रेखाओं पर आधारित। कह रहा है कि r = क्या दिया हुआ है? r = दिया हुआ है L1, L2 सच डैट L1 किस पे लंब है? L2 पर लंब है। L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पर
लंब है। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं पहले ये चेक करना है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए एल बिलोंग टू आर होना चाहिए। क्या एल बिलोंग टू आर होगा? नहीं होगा। कारण कि कोई भी रेखा, जैसे ये रेखा है, ये रेखा अपने आप पर लंब होगी? नहीं होगी। यानी कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, यानी कि एल बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन में। तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? नहीं होगा। तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई रेखा अपने आप पर लंब नहीं हो सकती है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं किसका? सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में देखिए कि L1 किस पे लंब है? L2 पर लंब है, यानी L1 L2 बिलोंग करता है। L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन में। क्यों? क्योंकि L1 लंब है किस पर? L2 पर। तो क्या L2 भी L1 पर लंब होगा? देखिए जैसे ये रेखा है, ठीक है, ये है L1 रेखा और ये किस पे लंब है? L2 रेखा पर, ठीक है। तो L1 किस पे लंब है? L2 पर। आप थोड़ा नज़र घुमा के देखिए कि L2 भी किस पे लंब है? L1 पर। तो आप बोल सकते हैं कि नहीं L2 भी लंब है किस पर? L1 पर। यानी कि L2 L1 भी बिलोंग करता है रिलेशन में। तो बताइए रिलेशन में बिलोंग करेगा तो आर सिमेट्रिक होगा कि नहीं? आर सिमेट्रिक भी होगा। आर देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ लेकिन सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या लेना होगा? 3 लाइन लेना होगा। कौन कौन? L1 L2 और L3। L1 L2 और L3। तो ये ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं। ट्रांजिटिव में देखिए कि मान लीजिए कि L1 L2 रिलेशन में बिलोंग करता है और क्या L2 L1 भी रिलेशन में बिलोंग, L2 L1 नहीं, L2 और L3 ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है। यानी L1 L2 बिलोंग करता है रिलेशन में। इसका मीनिंग क्या हुआ कि L1 किस पे लंब है? L2 पर नहीं, और L2 किस पे लंब है? L3 पर। तो हम लोगों को देखना क्या L1 L3 पर लंब है कि नहीं। तो सपोज एक लाइन खींचे, जैसे ये L1 है, किस पे लंब है? L2 पर। L1 किस पे लंब है? L2 पर। और फिर ये L2 किस पे लंब है? L3 पर। तो लंब आप इधर इधर कोई भी रेखा खींच सकते हैं। सपोज यहाँ खींच दिए, इसका नाम क्या है? L3। ये किस पे लंब है? L3 पर। L1 किस पे लंब है? और फिर L2 किस पे लंब है? तो क्या L1 भी L3 पर लंब होगा? नहीं होगा। तो आप क्या देखें कि L1 L3 पर लंब, L1 L3 पर लंब नहीं है, लंब नहीं है। L1 लंब नहीं है किस पर? L3 पर। तो बोलिए कि L1 L3 बिलोंग किया रिलेशन में? नहीं किया। L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं? रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। हो गया। इस तरह से देखिए आपका ऑप्शन क्या मिला? रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, खाली सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी नहीं, यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। और क्या है? केवल सिमेट्रिक है। ये ऑप्शन कहाँ है? सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। नंबर 3 में देखिए, मान लीजिए कि f(x = 4x/3x + 4) द्वारा परिभाषित एक फलन f सच डैट रियल नंबर -4/3 टू r है। मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में एक बात और है जो आपको ध्यान देना। r माइनस क्या है? -4/3 है ना, और फिर r है। तो f एक फंक्शन है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है? रियल नंबर। और को डोमेन भी क्या है? रियल नंबर। डोमेन में इसको माइनस कर दिया है, यानी इस नंबर को आप डोमेन में नहीं ले सकते हैं। इसको छोड़ करके f जो है रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र, f का क्या निकालना है? प्रतिलोम निकालना, यानी f का इन्वर्स निकालना, जिसको प्रतिचित्र बोलते हैं। और इसको जी से सूचित किया है, वो निकालना है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे? तो फंक्शन क्या दिया हुआ है? फंक्शन दिया है 4x/3x + 4, ये दिया हुआ है। f(x) का वैल्यू कितना है? 4x/3x + 4। और हम लोगों को क्या निकालना है? f का इन्वर्स। f का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिए, f(x) = y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। माना f(x) = y। तो यहाँ से बताइए, अगर हम x को फ्री करेंगे तो f को उस साइड ले जाना होगा, और f अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? f इन्वर्स y हो जाएगा। बात समझे? तो हम लोगों को इससे किसका वैल्यू निकाल लेना है? x का वैल्यू निकल जाएगा। समझ लीजिए f का इन्वर्स निकल जाएगा। तो f(x) = क्या माने हैं आप? y। और f(x) का वैल्यू कितना है? 4x/3x + 4 इक्वल टू क्या लिखेंगे? f(x) = y है ना, तो f(x) का वैल्यू कितना लिखे?
4x बाय 3x प्लस 4 इक्वल टू कितना y। 4x रहने दीजिए, इसको y से क्रॉस करेंगे, y को 3x से 3xy, y को 4 से करेंगे तो क्या होगा 4y। 4x यहाँ रहने दीजिए, इसमें देखिए x वाला टर्म है, इसको इधर ले आइए तो माइनस 3xy इक्वल टू कितना y 4y। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा 4 माइनस 3y इक्वल टू कितना 4y। यहाँ से अगर आप x निकालते हैं तो क्या होता है, x का वैल्यू हो जाएगा कितना 4y बाय 4 माइनस 3y। आप पहले ही समझ गए कि x का वैल्यू निकलने तो दीजिए, उसी को क्या कहेंगे f इनवर्स y। तो x का वैल्यू निकल गया तो आप इसको क्या कहिएगा f इनवर्स y इक्वल टू कितना 4y बाय 4 माइनस 3y। और f इनवर्स को किससे सूचित किया है g से, तो खाली f इनवर्स के जगह g, बाकी सब सेम, यानी gy इक्वल टू कितना 4y बाय 4 माइनस 3y। यही आंसर होगा f के इनवर्स का, जो कि किस ऑप्शन में है 4y बाय 4 माइनस 3y, ऑप्शन बी में है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि माना कि फलन f एवं g एकैक एवं आच्छादक हैं, यानी 1 1 है और ऑन 2 है, तो गॉफ क्या है। ऑप्शन है 1 1 ऑन 2, ऑप्शन बी है ऑन 2 बट नॉट 1 1, और ऑप्शन सी है 1 1 इन 2, और लास्ट ऑप्शन है मेनी 1 ऑन 2। f और g दोनों कैसा फंक्शन है 1 1 है, यानी f जो है 1 1 फंक्शन है और ऑन 2 भी है। f क्या है 1 1 ऑन 2 लिखा है ना। f एवं g एकैक एवं आच्छादक है, मतलब क्या हुआ f 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और ये g भी जो है 1 1 और ऑन 2 भी है ना। तो f और g का कंपोजिशन जब लिखते हैं g ऑफ f तो वो क्या होगा, ठीक है। तो f ऑफ g का मतलब समझिए, जैसे कि f फंक्शन है, f एक फंक्शन है किस में a से b में, मान लेते एक फलन है। अब फिर g एक फंक्शन है किस में b से c में। f किस सेट से किस सेट में फंक्शन है a से b में। अब फिर g क्या है, g भी एक फंक्शन है किस सेट से किस सेट में b से c में, ठीक है। अब f क्या है 1 1 है, f 1 1 है मतलब क्या हुआ 1 1 मतलब इस सेट के सेट a के हर एलिमेंट का सेट में क्या है यूनिक इमेज है, यानी कि अलग अलग अवयव का अलग अलग इमेज है। इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, इसका इमेज इसमें बनेगा, हर अवयव का एक एक इमेज है, तो 1 1 है। और ऑन 2 भी है, मतलब इसके हर अवयव का इस सेट में प्री इमेज मिलता है। ये हुआ किसके लिए f के लिए। तो f बताइए 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। जो फंक्शन 1 1 है ऑन 2 है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है, यानी आप बोल सकते हैं कि f कैसा फंक्शन है बाइजेक्टिव। अब g का बात करते हैं, g भी क्या है आपका 1 1 ऑन 2, यानी g जो है b से c में से फंक्शन है, तो b के एवरी एलिमेंट का c सेट में इमेज मिलता होगा, वो भी एक एलिमेंट का एक इमेज, तब ना 1 1 है। b के हर अवयव का c में एक और एक इमेज होगा, अलग अलग अवयव का अलग अलग इमेज होगा, तो g भी क्या होगा 1 1। और ये 1 1 है, ऑन 2 भी बोला, ऑन 2 मतलब c सेट के हर अवयव का b सेट में क्या मिलता है प्री इमेज, और b सेट का प्री इमेज किस में मिलेगा a में। तो यहाँ पे गॉफ जो है g ऑफ f, गॉफ हो जाता है, गॉफ जो होता है a से c में जो फंक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं गॉफ। ये जो गॉफ फंक्शन है a से c में डिफाइन होता है, यानी गॉफ क्या होगा गॉफ भी 1 1 होगा क्योंकि इसका सारा इमेज इसमें मिलेगा, और ऑन 2 इसलिए होगा क्योंकि इसका सारा प्री इमेज इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो गॉफ होगा 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, 1 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, अगर हम इसको डिटेल के साथ बताएंगे पूरा सॉल्व करके पूरा प्रूफ के साथ तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा। तो आपको समझना है कि f अगर 1 1 है तो g, f अगर 1 1 है, g अगर 1 1 है तो ये गॉफ भी 1 1 होगा, और f ऑन 2 है, g ऑन 2 है, तो ये गॉफ भी क्या होगा, यहाँ f क्या है 1 1 ऑन 2 दोनों है, g भी क्या है 1 1 ऑन 2 दोनों है, तो गॉफ भी क्या होगा। और एक बात, अगर एग्जाम में गॉफ के जगह फॉग पूछ दे f ऑफ g, ये क्या होगा, तो ये भी 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, ठीक है, याद रखना है। इसका आंसर हो गया a 1 1 ऑन 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि फलन f रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है जहां f(x) इक्वल टू कितना 3 - 4x, तो f क्या है। तो देखिए f एक फंक्शन है रियल नंबर से
रियल नंबर में, और एफ फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है 3 माइनस 4x। ऑप्शन देख के हम लोग काम करेंगे। ऑप्शन में क्या है 1 1, ऑप्शन बी क्या है 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑप्शन सी क्या है 1 1 एंड ऑन टू, और ऑप्शन डी क्या है नन ऑफ दीज। क्या कोई दिक्कत? तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या चेक करेंगे 1 1 है कि नहीं फंक्शन। नहीं, 1 1 फंक्शन की जांच कैसे करते हैं, तो बताए थे कि फंक्शन का वैल्यू कितना है, इतना है, तो इसमें से f(x1) इक्वल टू क्या लिखेंगे f(x2), और इसको सॉल्व करके अगर x1 इक्वल टू क्या आता है x2, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो देखिए fx का वैल्यू कितना है 3 माइनस 4x, तो f(x1) का क्या होगा 3 माइनस 4x1, जहाँ x है वहाँ x1। f(x2) का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस 4x2, 3 3 कटा सकते हैं आप, तो क्या बचा माइनस 4x1 इक्वल टू माइनस 4x2, माइनस माइनस भी क्या हुआ कट गया, और 4 4 भी कट गया, तो क्या बराबर आया x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 आता है, तो आप फंक्शन को क्या समझते हैं 1 1, यानी f क्या है 1 1 फंक्शन है। ये एक बात। अब ऑन टू है कि नहीं इसकी भी जांच कर लीजिए। ऑन टू की जांच कैसे करते हैं, फंक्शन को y मानते हैं, माना y इक्वल टू क्या fx। जब आप फंक्शन को y मानिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, fx का वैल्यू कितना है 3 माइनस 4x। इससे आपको क्या निकालना होगा x, किसके पदों में y के पदों में, माइनस 4x को इधर ले आइए प्लस 4x, उधर क्या बचा 3, अब प्लस y है ना, उधर ले जाएंगे तो माइनस y, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू कितना 3 माइनस वाई बाय 4। देखिए आपका फंक्शन क्या है रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो इसका डोमेन क्या हुआ r, और कोडोमेन भी क्या हुआ r, यानी डोमेन मतलब x का वैल्यू रियल में आना चाहिए और y का वैल्यू रियल में होना चाहिए। तो यहाँ बताइए कि y का वैल्यू जब हम रियल नंबर से कुछ भी रखेंगे तो x हमारा रियल आएगा कि नहीं। सोचते हैं कि कुछ भी रियल नंबर रखेंगे, जब आप y का वैल्यू सोचिए क्या रखना चाहते हैं, जैसे आप 1 रखेंगे, 1 एक रियल नंबर है, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 माइनस 1 2 और 2/4 1/2 कट गया, 1/2 आ जाएगा करके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब आप y का वैल्यू 1 रखिएगा तो x का वैल्यू कितना आया, तो बताइए ये रियल नंबर है कि नहीं। फिर जब आप y का वैल्यू 0 रख दीजिएगा, 0 भी रियल नंबर है, तो 3 माइनस 0/4 यानी 3/4 रियल है कि नहीं। तो y का आप कोई भी रियल वैल्यू मिलिए रखिएगा तो x का आपका वैल्यू क्या आएगा रियल आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि y के प्रत्येक रियल मान के लिए, मतलब वास्तविक मान के लिए, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए x का मान भी क्या होता है, x का मान वास्तविक प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है ऑन टू है। फंक्शन क्या है ऑन टू है। रीजन कि f एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में। सपोज ये रियल नंबर का सेट है, इसमें आपका x का वैल्यू होगा, इसमें y का वैल्यू होगा, ठीक है। आप x1 इक्वल टू x2 लाए, फंक्शन 1 1 हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं। ऑन टू क्यों है कि आप y का वैल्यू कुछ भी रख रहे हैं रियल नंबर से, आंसर जो आपका आ रहा है x का वैल्यू वो रियल में ही आ रहा है, यानी हर एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है। y के हर अवयव का x में क्या मिल रहा है, इस सेट के हर अवयव का इस सेट में प्री इमेज मिल रहा है। तो जब उस उधर के हर अवयव का इस सेट में प्री इमेज मिलता है तो उसको क्या कहते हैं ऑन टू। तो f क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। f पहले भी 1 1 हो चुका है, ऑन टू हो चुका है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 1 1 एंड ऑन टू। ऑप्शन कौन सा सही है सी। ये क्वेश्चन नंबर कितना था 5 का आंसर क्या हुआ सी, ठीक है ना। ट्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है स्क्रीन पर। यदि f(x) इक्वल टू x माइनस 1/x प्लस 1 है तो f(1) का मान क्या होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा माथापेची नहीं है। f(x) इक्वल टू क्या है x माइनस 1/x प्लस 1, और निकालना किसका वैल्यू है f(1) का। तो x के जगह कितना रख देना है 1, तो ये 1 रखेगा, तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 माइनस 1 नीचे भी 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना 0, और 0/2, 0 के नीचे कोई भी नंबर आएगा तो 0/2 यानी 0 बाय कोई भी नेचुरल नंबर तो 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा 0। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा सी। क्वेश्चन नंबर आइए 7 में क्या है, यदि साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए साइन इनवर्स x का आपको रेंज पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और बराबर। आप याद किए होंगे साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर एक्सरसाइज 2.1
उसमें था साइन इनवर्स का रेंज जो था, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वो क्या होता था, -π/2 से π/2, वो भी किस अंतराल में, बंद अंतराल में, क्लोज इंटरवल में। तो बंद अंतराल है तो इसको कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन लेस देन के फॉर्म में। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से बड़ा और बराबर, और π/2 से छोटा और बराबर, ठीक है। और यहाँ साइन इनवर्स एक्स को क्या माना है, वाई, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स के बदले में वाई, और यहाँ हो जाएगा π/2। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन इक्वल टू π/2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बच्चों सी नंबर, सी नंबर आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको क्या करिए, इसको पहले आप मान लीजिए y, माना y इक्वल टू tan इनवर्स कितना, -1। tan इनवर्स को इस साइड ले आइए तो इनवर्स गायब हो जाएगा tan y इक्वल टू कितना, -1। tan y इक्वल टू माइनस को कुछ मत कीजिए। अब बोलिए tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो 45 डिग्री का, π/4 का। tan का रेंज आपको पता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, तो यहाँ आप इसको लिख सकते हैं tan -π/4। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा एक फॉर्मूला, tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा। तो tan माइनस थीटा के जैसा लिख सकते हैं इसको, tan माइनस थीटा क्या आ जाएगा, -tan थीटा ही आ जाएगा। tan कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना, -π/4। यही इसका हुआ मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, -π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। cos इनवर्स cos 13π/, कितना 6, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, cos इनवर्स, इस 13π/6 का मतलब क्या हुआ, 13π/6 मतलब हुआ 13, और π/6 का मतलब क्या होता है 30, यानी कि 13 या 39, 390 डिग्री, कितना डिग्री, 390 डिग्री। क्या हम 390 को लिख सकते हैं 360 + 30, एकदम लिख सकते हैं। तो 360 को क्या लिखा जाता है 2π, अब प्लस कितना π/6 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखिए cos 2π + π/6। तो एक फॉर्मूला होता है cos 360 + थीटा, cos थीटा, cos क्या बोले 360 + थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos 360 + थीटा cos थीटा। तो cos 2π + π/6 क्या होगा, cos π/6। और फिर cos इनवर्स cos थीटा, तो cos गायब हो जाएगा जब इसके रेंज में रहेगा, तो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा मतलब π/6। तो इसका आंसर क्या होगा, π/6। आंसर कौन सा मिला आपका ऑप्शन में है बी नंबर, बी नंबर एकदम सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, साइन, फिर tan इनवर्स x, साइन और tan इनवर्स x, जहाँ मोड x लेस देन 1, इस तो किसके बराबर होगा ये, आंसर क्या है आपका, ऑप्शन है x/√1 - x²। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ साइन है, यहाँ tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x को आपको कहाँ ले जाना होगा, साइन इनवर्स x में। कैसे ले जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए, माना tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो tan इनवर्स को उस साइड ले जाइए तो tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा x, tan थीटा का वैल्यू x, tan इनवर्स को उधर ले गए तो tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना मिला x, x के नीचे क्या छिपा है 1, तो ये हो जाएगा p/b, p/b। तो आपको क्या निकालना है, h निकाल लेना। h का फॉर्मूला क्या होता है, p² + b², p² मतलब x², और b² मतलब 1² 1² कितना 1। अब आपको निकालना है साइन थीटा, क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है x, और h का वैल्यू कितना है √x² + 1। ये साइन थीटा का वैल्यू हुआ, इससे आप थीटा निकालिएगा तो क्या होगा, साइन को उस साइड ले जाना होगा, साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स x/√x² + 1। ये थीटा का वैल्यू हुआ, थीटा का वैल्यू मतलब किसका वैल्यू, tan इनवर्स x का वैल्यू हुआ कितना, साइन इनवर्स x/√x² + 1 हुआ कि नहीं। ये थीटा का वैल्यू है, थीटा आपका किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल। तो थीटा की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x/√x² + 1। अब पूरे क्वेश्चन का भी देखिए, पूरा क्वेश्चन क्या था, साइन
फिर टेन इनवर्स एक्स, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ लिखिए, अब क्वेश्चन आपका क्या है, साइन टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ लिखिए साइन, साइन को साइन ही लिखेंगे, और टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू कितना लाए हैं आप, साइन इनवर्स एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए साइन साइन इनवर्स एक्स यानी साइन साइन इनवर्स थीटा, या साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, यानी ये साइन साइन है कैंसिल हो जाता है, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आपका किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन आपका डी में है। एक्स बाय रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन में कोई अंतर नहीं है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है यदि A इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो A का परिवर्त क्या है, A का परिवर्त निकालना है आपको। पहले आपका A क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका कोटि दिया है एम बाय एन ऑर्डर। जब हम A का परिवर्त निकालेंगे, A ट्रांसपोज का A डैश लिखते हैं या A का पावर T भी लिखते हैं, ये वो आव्यूह का परिवर्त। जब हम इस आव्यूह का परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, इस आव्यूह का जो स्थान है आई जे है, आई और जे अपना स्थान बदल लेगा, यानी कि जे और आई हो जाएगा, और ये जो m बाय एन का है वो कितना बाय कितना का हो जाएगा, n बाय m का। क्यों, जब किसी आव्यूह का हम परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उसकी कोटि बदल जाती है। अगर कोई आव्यूह 2/3 का है तो उसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और उसका पोजीशन भी चेंज हो जाता है, यानी कि अगर वो 11 है तो 11 रहेगा, 12 रहेगा तो 21 में चला जाएगा, और 11, 12, 13 रहेगा तो 31 में चला जाएगा, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 में क्या है कि दो आव्यूह है, ऐसे एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। 2x प्लस वाई, क्वेश्चन है 2x प्लस वाई 4x 5x माइनस 7 फिर 4x इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 7y माइनस 3 और x प्लस 6, ठीक है। तो इन दोनों आव्यूह से आपको x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे, तो पता है आप लोगों को, संगत अवयवों को समान कर देते हैं। संगत अवयवों को क्या करना होगा, समान करना होगा। संगत अवयव आप समझते हैं, ये मैट्रिक्स कितना बाय कितना का है, 2/2 का है। ये कौन सा पोजीशन पे है, A11 11 है, ये 12, ये 21, ये 22, इसमें भी 11, 12, 21, 22, तो इसके जगह पे कितना है यहाँ 7। तो ये दोनों को अगर हम बराबर करते हैं तो यही दोनों संगत अवयव को समान करना हुआ, ठीक है। और आप इन दोनों को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक्स वाई में ही आ रहा है, ये दोनों देखिए एक्स वाई में आ रहा है, इन दोनों से देखिए दोनों एक्स में आ रहा है, इससे आपका ईजिली एक्स निकल जाएगा। 4x इक्वल टू कितना, x प्लस 6, 4x यही रहने दीजिए, x को इधर लाइएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 6, 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 6, x 3 से कटा दीजिएगा 2 बार में, x का वैल्यू कितना आया 2, इस x का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 2 गुना x का वैल्यू 2 प्लस कितना y इक्वल टू 7, 2 दूनी 4 प्लस y इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू कितना होगा, 7 माइनस 4 होगा यानी 3 होगा। तो बताइए x के जगह कितना आया 2 और y के जगह 3, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, ये आपका ऑप्शन किस में है, बी में है। किस में है, बी में है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या, a बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और इसमें a स्क्वायर निकालने बोला है। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 0 1 0 1 1 0 और निकालना क्या है a स्क्वायर। a स्क्वायर निकालिएगा तो a को इंटू कर दीजिएगा a से, नहीं तो a का वैल्यू है 0 1 1 0, अब फिर a का वैल्यू फिर लिखिए 0 1 1 0। मल्टीप्लाई करने आता है आप लोगों को, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से, तो 0 को किससे 0 से, और फिर 1 को किससे 1 से। अब यही पंक्ति पहला ही पंक्ति लेकिन कौन सा स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, 0 को 1 से 0 और 1 को 0 से 0। चलिए नेक्स्ट है, दूसरी पंक्ति से करेंगे, इस पंक्ति से, इस पंक्ति का पहले स्तंभ से, 1 का 0 से 0, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, 1 को अब दूसरे स्तंभ से 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 0 को 0 से गुना करेंगे 0। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ 1, तो आंसर आया 1 0 0 1, 1 0 0 1 आपका कहाँ है, ऑप्शन डी में है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है कि ये क्या है, ऑप्शन है तत्समक आव्यूह,
तो देखिए तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव मतलब आई में, आई जो होता है मैट्रिक्स में जिसको आई लिखते हैं, तो ये क्या, ये तत्समक अवयव है? तो ये तत्समक अवयव नहीं है, क्योंकि अवयव में एलिमेंट क्या है 1 0 0 0 2 0 और 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये अवयव तत्समक अवयव क्यों नहीं है? क्योंकि आप पढ़े हैं तत्समक अवयव मतलब, तत्समक अवयव मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आई लिखते हैं, उसको तत्समक अवयव को आई से सूचित करते हैं। अगर वह 2/2 का है तो उसका वैल्यू होता है 1 0 0 1, और 3/3 का अगर होता है तो यहाँ वैल्यू होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी इस विकर्ण के सभी अवयव 1 होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए। किस में? तत्समक अवयव में। क्या ऐसा यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, अब देखते ही पहचान जाइएगा कि ये तत्समक अवयव है ही नहीं। अब ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में है सममित अवयव है, और ऑप्शन सी है विषम सममित अवयव है, और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। सममित और विषम सममित क्या होता है ये भी आपको जान लेना पहले। सममित अवयव मतलब हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होता है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव ही होता है, ठीक है ना, वर्ग अवयव ही होता है। यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आप ए का ट्रांसपोज करते हैं और आंसर ए आता है तो उसको क्या कहेंगे? सममित अवयव कहेंगे। और विषम सममित अवयव का डिफिनेशन क्या है? विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्यू SQUEW स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि यदि ए कोई वर्ग अवयव और इसका आप ट्रांसपोज करते हैं और -a अगर आ गया तो वो विषम सममित अवयव हो जाएगा। तो ये अवयव है, इस अवयव को आप मान लीजिए कि ये a का वैल्यू है। क्या है? a है। मान लीजिए ये क्या है? a है। अब सममित है या नहीं है इसका पता करने के लिए आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिएगा 1 0 0 0 2 0 0 0 0 का ट्रांसपोज करने से आपको पता है कि क्या होता है, फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखना पड़ता है। फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ऐसे है तो ऐसे लिखना है इसको, ऐसे 1 0 0। सेकेंड रो में देखिए क्या है 0 2 0 तो लिखिए 0 2 0। थर्ड रो में क्या है 0 0 0 तो लिखिए 0 0 0। अब आप इसको और इसको ध्यान से देखिए कि क्या कुछ बदलाव हुआ क्या? यहाँ भी 1 0 0 था, 1 0 0 है, 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। कब? जब हम ट्रांसपोज किए तो, यानी कि घूम फिर के किसका वैल्यू आ गया? ए का ही आ गया। तो बताइए ए ट्रांसपोज कितना के इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है। ये किसका डिफिनेशन में पढ़े थे आप? सममित अवयव में। तो यानी कि ये कैसा अवयव है? यह एक सममित अवयव है। कैसा अवयव है? सममित अवयव है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी नंबर आंसर सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? यदि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है? a का वैल्यू, a का वैल्यू है 1 -4 3, 1 -4 3, और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है? b का वैल्यू दिया हुआ है -1 2 1, -1 2 1। और किसका वैल्यू चाहिए इसको? इसको चाहिए ए बी के ट्रांसपोज का, ए बी का होल ट्रांसपोज। तो पहले आप क्या कीजिए? ए बी निकाल लीजिए। क्या कीजिएगा? ए बी निकाल लीजिएगा। ए बी मतलब ए और बी को इंटू कर लीजिए, जितना आंसर आएगा फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए पहले ए का वैल्यू लिखिए 1 -4 और 3। अब बी का वैल्यू बोलिए -1 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बाई कितना का आंसर आएगा ये पहले ही पता कर लेते हैं। इस अवयव का कोटि क्या है? ए की कोटि कितनी है? ए की कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर। ए का ऑर्डर कितना है? ये कितना बाई कितना का है? तो ये 3 पंक्ति है इसमें और 1 स्तंभ है। ये 3 पंक्ति है, 1 2 3, 3 रो है और 1 कॉलम है, तो 3/1 का है। बी की कोटि क्या है? बी की कोटि है इसमें देखिए 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो संभव है कि नहीं? पॉसिबल है कि नहीं? तो देखिए ए में कितना स्तंभ है? 1, और पंक्ति कितना है? 1। अगर ए का स्तंभ का संख्या बी का पंक्ति का संख्या बराबर होता है तो ए बी का आंसर निकलेगा, यानी कि ए बी को गुना किया जा सकता है। और गुना करने के बाद जो आंसर आएगा ए बी की कोटि क्या है वो हम लोग पहले ही डिसाइड कर सकते हैं,
क्योंकि ए का कोटि 3/1 है, बी का कोटि 1/3 है, तो इसमें स्तंभ का संख्या और इसमें पंक्ति का संख्या तो बराबर है, इसको बंद कर दीजिए। अब क्या बचा 3 यानी इसका कोटि आएगा 3/3 का, यानी आप जो अभी ए बी निकालिएगा वो कितना बाय कितना का मैट्रिक्स आएगा 3/3 का। और 3/3 का कैसे आएगा देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को -1 से -1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1, -4 को -1 से तो माइनस तो प्लस हो जाएगा 4, -1 को 2 से -8, -4 को 2 से 8 हो गया, -8 हो गया, -4 को 1 से -4, 3 को -1 से -3, 3 को 2 से 6, 3 को 1 से 3। ये किसका वैल्यू हुआ ए बी का। अब आपको करना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज करना है। ए बी का ट्रांसपोज मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, -1 2 1 4 -8 -4 और -3 6 3। इसका जब आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट जो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखा जाएगा, -1 2 1। सेकेंड रो में क्या है 4 -8 -4, सेकेंड कॉलम में लिखा गया। थर्ड रो में क्या है -3 6 3। तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। और इस ऑप्शन को देखिए आपका ए में है या बी में है या सी में है या डी में है। तो ए ऑप्शन देखिए -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। डिटर्मिनेंट में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ है साइन थीटा और उसके बाद कॉस थीटा। इसका मान क्या होगा, ये कितने बाय कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2/2 का है। तो इसमें क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको इससे गुना कीजिएगा। फर्स्ट गुना आपको इधर से करना है, कॉस थीटा को कॉस थीटा से, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको गुना करने के बाद बीच में माइनस होता है, और इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बात समझे, पहले इधर से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से गुना कीजिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये आइडेंटिटी है, पढ़े हैं आप लोग, ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और ये 1 आपका किस आंसर में है, 1 आपका ऑप्शन सी में है। किस में है, सी में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी मैट्रिक्स है, लेकिन दो मैट्रिक्स यहाँ मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट है। इसमें एलिमेंट क्या है 2 3 4 5, और ये डिटर्मिनेंट किस डिटर्मिनेंट के इक्वल है, x 3 2x और 5 इसके इक्वल है, ठीक है। 2 3 4 5 और इधर x 3 2x 5 है ना। इससे आपको x का वैल्यू निकालना है, बहुत इजी है। पहले इधर से आपको गुना करने बताएं, 5 दूनी 10, और फिर इधर से 4 3 12, 5 को x से 5x और 2x को 3 से 6x होगा ना। 12 में 10 गया -2, और यहाँ 6x में 5x घटाएंगे तो -x, माइनस माइनस कट गया और x का वैल्यू कितना आया 2, यानी x का आंसर आया 2। तो ये ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। ये ऑप्शन नहीं होगा, सारणिक एक वर्ग आव्यूह नहीं होता है, बल्कि इस वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जाता है, ठीक है। वर्ग आव्यूह का सारणिक ही होता है, दूसरे आव्यूह का सारणिक नहीं होता है। जो आव्यूह वर्ग आव्यूह है उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं है सही। ऑप्शन बी में क्या है, सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। सारणिक एक संख्या आता है उसका सॉल्व करने के बाद, लेकिन वो किस आव्यूह से आता है, वर्ग आव्यूह से। तो यहाँ वह आव्यूह कौन सा है ये मेंशन नहीं किया, तो ऑप्शन बी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। वर्ग आव्यूह से ही संबद्ध एक संख्या है, ये आंसर है, डिफिनेशन है ये डिटर्मिनेंट का। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। क्योंकि वर्ग आव्यूह में वर्ग आव्यूह का सारणिक होता है, और जब हम किसी सारणिक को एक्सपेंड करते हैं या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, तो उसका आंसर एक नंबर में आता है। तो सारणिक क्या है, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर ही तो है, लेकिन वो नंबर किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो हम बोलेंगे कि सारणिक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 19 में क्या है, 19 में क्वेश्चन है कि यदि a इक्वल टू एक डिटर्मिनेंट a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जहाँ थीटा का मान 0 से बड़ा और बराबर और 2 पाई से छोटा है, 2 पाई से छोटा और बराबर है, तो DET ऑप्शन है DET, यानी DET मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0
दूसरा ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू 2 कॉमा इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ऑप्शन सी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू 2 कॉमा 4, ये भी ओपन इंटरवल में। और लास्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग टू 2 कॉमा 4 क्लोज इंटरवल में। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको हर हालत में डिटर्मिनेंट तो निकालना ही होगा। तो मैट्रिक्स क्या है, ए है, ए का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो इधर भी डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो इसमें एलिमेंट क्या क्या था, 1 साइन थीटा और फिर 1, उसके बाद माइनस साइन थीटा और फिर 1 और फिर साइन थीटा, उसके बाद है -1 माइनस साइन थीटा और फिर यहाँ 1। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आप तो इसको एक्सपेंडिंग कर दीजिएगा, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, तो भी निकल जाएगा। और थोड़ा इजी करने के लिए इसमें कुछ अप्लाई कर दीजिए, ताकि ये जल्दी से दो जीरो ला देते हैं और हम लोग जल्दी से अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने से एक्सपेंड जल्दी हो जाता है, मतलब तुरंत आंसर निकल जाता है। अप्लाई कर देते हैं, इसको R1 और R3 को जोड़ देते हैं, R1 प्लस R3। तो देखिए क्या होगा, कुछ तो शॉर्ट होगा, 1 - 1 जुड़ेगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R1 R3 R1 R3 R1 R3। तो R1 में आपको R3 जोड़ना है, तो 1 में -1 जोड़िएगा तो 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, और 1 1 2। अब बाकी सब तो सेम रहेगा, वही माइनस साइन थीटा फिर 1 और फिर साइन थीटा, नहीं, और उसके बाद क्या है, -1 माइनस साइन थीटा और फिर 1। एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, तो यहाँ से सीधा एक्सपेंड कर दीजिएगा। तो 2 को बंद कीजिएगा, इसे स्तंभ से भी और कॉलम से भी, इधर से भी डिलीट, इधर से भी डिलीट। तो क्या क्या बचा, माइनस साइन थीटा 1 -1 माइनस साइन थीटा। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 रहने दीजिए, पहले इधर से गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो पहले ही प्लस हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1, और माइनस पहले से इसमें रहता है तो +1 हो गया। ये आपका किसका वैल्यू आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। अब आप देखिए आपका ऑप्शन में तो अभी ये नहीं है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि थीटा का जो वैल्यू है आपका 0 से बड़ा और बराबर है, और 2 पाई से छोटा और बराबर है, यही ना है। तो क्या आपको ये पता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा होता है। साइन कितना भी डिग्री का वैल्यू आप निकालिएगा तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम क्या होता है 1, यानी इससे बाहर आपका वैल्यू साइन थीटा का नहीं जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा और -1 से कम नहीं होगा, इसी के बीच में रहेगा, ठीक है, या खूब से खूब -1 होगा या फिर 1 होगा। ये हुआ साइन थीटा का वैल्यू, इसी के बीच में रहता है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, देखना है कि यहाँ जो हम डिटर्मिनेंट निकाले वो क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा में आया है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू -1 से बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा तो होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 0 हो सकता है या फिर 0 से ज़्यादा होगा, नेगेटिव कभी होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब आप लिखिएगा तो 0 से बड़ा और बराबर और 1 से छोटा होगा, मैक्सिमम तो उतना ही रहेगा, चाहे आप स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा के बाद यहाँ क्या है, 1 है, तो आप क्या कीजिए, प्रत्येक पद में 1 जोड़ दीजिए, प्रत्येक पद में 1 जोड़ना है आपको। 1 जोड़ने पर जोड़िएगा 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 + 1 1, यहाँ बोलिए 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ 1 जोड़िएगा तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा +1 इतना सा आपका आ गया, अब खाली 2 से इंटू करना है, तो प्रत्येक पद में क्या कीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, प्रत्येक पद में 2 से गुना कर देना है आपको, ठीक है। जैसा जैसा यहाँ किया गया है वैसा वैसा ही यहाँ कर देना है। पहले 1 जोड़ दिए, फिर क्या किए, 2 से गुना कर दिए, तो 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 × 1 2, और यहाँ 2 × साइन स्क्वायर थीटा +1, और यहाँ जब 2 से गुना कीजिएगा तो 4, तो यहाँ 2, और ये किसका वैल्यू है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है, और इधर < 4, यानी आप बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 2 से बड़ा और बराबर और 4 से छोटा और बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कहाँ करेगा, 2, 4 में, कौन सा इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। आप इसी को लिख सकते हैं DET ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, DETERMINANT, डिटर्मिनेंट उसी को लिख दिया है DET शॉर्ट में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग कहाँ करेगा, 2, 4 में, कौन सा इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में। ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन है आपका डी नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है NCERT का, यूनिट 4 जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर, उसी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आप वहाँ से भी देख लीजिएगा, आप पढ़े होंगे फिर भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए। सारा क्वेश्चन हम लोगों को एकदम इजीली आसानी से कर लेना है समझते हुए, ताकि जब आप एग्ज़ाम दें तो मॉडल सेट से अगर क्वेश्चन अगर आपका आता है तो छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा कि मॉडल सेट हम लोग अच्छे से क्यों नहीं समझे थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि ए 3/3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का मोड, तो ए का कोटि कितना है? ए की कोटि है 3/3, यानी m भी 3 n भी 3, तो इसमें n बराबर हो जाएगा कितना? 3। अगर 2/2 का है तो n = 3। हम लोगों को क्या बोला? एडजॉइंट ऑफ ए का मोड या एडजॉइंट ऑफ ए का आप डिटर्मिनेंट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, n का वैल्यू कितना? 3 - 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना? 2। ये आपका आंसर हुआ। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही है।